बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोगों ने प्लूरल डिजीजेस को पढ़ना है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर ये आपके पास एक लंग है, वो लेफ्ट हो या राइट हो। आप लोगों को पता है कि लंग्स के इर्द गिर्द दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर लंग को इनसाइड से अटैच होती है, उसको बोलते हैं विजरल। और एक आपके आउटसाइड लेयर होती है जो आपके रिब्स के साथ अटैच होती है। जो लेयर लंग्स के साथ अटैच हो दिस इज विजरल, और जो आउटसाइड दी रिब्स अटैच होती है उसको बोलते हैं पैराइटल। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो यहाँ टॉपिक पढ़ने हैं वो दोनों के दोनों आपकी इस प्लूरल लेयर से रिलेटेड है। और अगर इन दोनों लेयर्स के दरमियान क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। और जब इस स्पेस के अंदर कोई फ्लूइड भर जाता है उसको बोलते थे हम प्लूरल अफ्यूजन। तो प्लूरल अफ्यूजन क्या होता है, जब आपके पास एबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड होती है इन द प्लूरल स्पेस। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लूरल अफ्यूजन होती है जिसमें यहाँ पे फ्लूइड अकोमुलेट होता है, ये दो तरह का होता है। एक ट्रांसोडेटिव होता है, एक एक्सोडेटिव होता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ट्रांसोडेटिव का क्या मतलब है, एक्सोडेटिव का क्या मतलब है। तो सिंपल याद रखें, अगर एक आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की अकोमुलेशन हो रही है ड्यू टू वेसल प्रॉब्लम, मतलब लेट्स सपोज अगर ये एक ब्लड वेसल है, क्या होता है आपकी इस ब्लड वेसल की इंजरी होती है, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, आपके यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हर तरह की चीज होती है। तो वाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद रेड ब्लड सेल या प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ से लीक होके आपकी स्पेस में आ जाएगी। तो वो जगह जहाँ पे आपके पास क्या होता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड जमा होता है, उसको बोलते होते हैं एक्सोडेटिव अफ्यूजन। तो अगर एक्सोडेटिव अफ्यूजन होगा तो वो आपके पास प्रोटीन रिच होगा। और जो ट्रांसोडेटिव होता है, ट्रांसोडेटिव इट इज सिंपली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। कि लेट्स सपोज अगर ये आपके पास लेफ्ट हार्ट है और यहाँ पे आपके लंग्स हैं। अगर एक पेशेंट है, उसको लेफ्ट हार्ट फेलियर है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होगा, जब हार्ट फेल होगा तो आपका ये जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट फेल है, ब्लड आगे नहीं पंप करेगा, वो सारा का सारा प्रेशर पल्मोनरी वेन में जाएगा। जब पल्मोनरी वेन के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसकी वजह से आपकी जो प्लूरल स्पेसेस होंगी वहां पे फ्लूइड अकमुलेट हो जाएगा। और ये जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि जब आपका ये पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। और उसने ये लिखा है कि इसमें क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो ट्रांसोडेटिव अफ्यूजन होती है जिसमें प्रोटीन नहीं होती, ये दो तरह से होती है। एक तो प्रेशर के ज्यादा होने से, या आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन के कम होने से। तो जब आपकी बॉडी में प्रोटीन कम होती है, प्रोटीन से पैदा होने वाला प्रेशर कम होगा, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर। तो अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो या पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा हो, क्या कराएंगे, ट्रांसोडेटिव अफ्यूजन कराएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद उसने ये लिखा है कि आपके पास क्या क्या काजेज होती हैं। ट्रांसोडेटिव और एक्सोडेटिव काजेज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक क्राइटेरिया यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइट्स क्राइटेरिया। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट्स क्राइटेरिया क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी ट्रांसोडेटिव एंड एक्सोडेटिव अफ्यूजन। अब इस क्राइटेरिया में क्या होता है, देखो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट है उसको प्लूरल अफ्यूजन है, आपने टैप करके क्या करना है, इस प्लूरल अफ्यूजन के अंदर प्रोटीन देखनी है। मतलब ये कि प्लूरल प्रोटीन के इस अफ्यूजन में कितनी प्रोटीन है, उसको आपने डिवाइड करना है जो आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन है सीरम प्रोटीन से। अगर तो इसकी रेशो आपके पास ग्रेटर देन 0.5 आती है, मतलब प्लूरल प्रोटीन, जो प्रोटीन प्लूरल अफ्यूजन में है और वो प्रोटीन जो ब्लड के अंदर है, दोनों को डिवाइड करें तो रेशियो इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5, तो वो आपके पास एक्सोडेटिव अफ्यूजन होगी। अगर वो आपके पास रेशियो लेस देन 0.5 आती है, देन इट इज ट्रांसोडेटिव अफ्यूजन। एक तो ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया है कि आप इस अफ्यूजन के अंदर प्रोटीन की बजाय एलडीएच का लेवल देख लो, एलडीएच डिवाइडेड बाय सीरम एलडीएच। तो अगर इन दोनों की रेशियो ग्रेटर देन 0.6 आए तो आपकी अफ्यूजन एक्सोडेटिव होगी। अगर ये लेस देन 0.6 आए तो वो ट्रांसोडेटिव होगी।
ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सोडेटिव और ट्रांसोडेटिव की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, सिंपल आसान लफ्जों में याद रखो। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एक्सोडेटिव होता है, ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक या डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर ट्रांसोडेटिव होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद इसकी आती हैं काजिज, कि इसकी काजिज क्या होती है, मतलब एक्सोडेटिव एफ्यूजन क्यों होती है, ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन क्यों होती है। तो उसके लिए आपकी बुक में भी उन्होंने टेबल दिया हुआ है, लेकिन उसमें काजिज कम है। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवाऊंगा, आप लोगों ने वो नोट कर लेनी है साथ। तो एक्सोडेटिव काजिज क्या क्या होती हैं, आप लोगों ने याद रखना है। अगर किसी बंदे को मलिग्नेंसी है, सॉरी गलत लिख दिया, अगर किसी बंदे को आपके पास क्या है, एक्सोडेटिव एफ्यूजन के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे मलिग्नेंसी आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास इसके अंदर काइलोथोरेक्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आएगा, रोमाटाइड अर्थराइटिस। फोर्थ नंबर पे आपके पास आएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिफ्थ नंबर पे आपके पास आएगा पेंक्रियाटाइटिस। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये सारी की सारी काजेस क्या कराएंगी, एक्सोडेटिव एफ्यूजन कराएंगी। फिर उसके बाद प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है, प्लूरल एफ्यूजन के अंदर आप लोगों ने दो तीन मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, प्लीज आप लोगों ने उसको याद रखना है। एक आपके पास आती है लिवर सिरोसिस। अब देखो, जब लिवर सिरोसिस होती है तो आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनती। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। अगर एक बंदे को हार्ट फेलियर होता है, जब हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर किसी बंदे को आपके पास कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसके अलावा अगर किसी बंदे का पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ है, तो ये चार काजेज आप लोगों ने ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन में याद रखने हैं। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है, कि ये जो एक्सोडेटिव एफ्यूजन होती है ना, इसके अंदर पीएच आपकी लेस देन 7.45 होती है। जो ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन होती है उसमें आपकी जो पीएच होगी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4.5। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। तो ये थी आपके पास काजी। अब आगे चलते हैं कि क्लिनिकली पेशेंट आपके पास कैसे आएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आपके लंग्स में क्या होगी, अफ्यूजन होगी, तो पेशेंट हमेशा डिस्निया के साथ आएगा। आप लोगों के पास चेस्ट के अंदर ब्रेथ साउंड्स कम हो जाएंगी। पेशेंट को जब आप चेस्ट पे परकशन करोगे तो आपको डलनेस मिलेगी। ये तीन पॉइंट आप लोगों ने प्लीज लाजमी याद रखने हैं। डिस्निया, ब्रेथ साउंड डिक्रीज होंगे और डलनेस टू परकशन होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके अलावा अगर एक पेशेंट को आपके पास प्रॉब्लम लेट्स सपोज किसी और वजह से है, पेरिकार्डाइटिस की वजह से है, तो उसके अंदर आपको प्लूरल फ्रिक्शन रब भी मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, कि जो प्लूरल एफ्यूजन होती है वो क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करती है, डिस्निया, ब्रेथ साउंड कम होंगी, डलनेस टू परकशन होगी। और इसी तरह जब आप चेस्ट को अस्कल्टेट करोगे तो उस पे आपको प्लूरल फ्रिक्शन रब भी मिल सकता है। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। उसके बाद फिर आता है इसकी डायग्नोसिस। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं ना, वो थ्रेकोसेंटिसिस याद रखना है। कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी, इंजेक्शन लेके आपने वो जो अफ्यूजन होती है उसमें से फ्लूइड को बाहर निकालना होता है। जब वो फ्लूइड बाहर आ जाता है ना, फिर आपने उसको लैब के अंदर देखना है कि इसके अंदर प्रोटीन कितनी है, एलडीएच कितने हैं। फिर आप लोगों को लाइट्स क्राइटेरिया को यूज करके उसको डिफ्रेंशिएट करना है, कि इट इज ट्रांसोडेटिव, इट इज एक्सोडेटिव। ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। आप एक्सरे भी कर सकते हो, लेकिन प्लूरल अफ्यूजन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है आपका, थोरैकोसेंटिसिस होता है। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो ये आपका एक तरह से जो है ना वो डायग्नोसिस पार्ट था। अब आगे चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग सिंपल याद रखें। देखें, सबसे पहली बात ये कि आपको रीजन पता होनी चाहिए कि यार पेशेंट को जो प्लूरल अफ्यूजन आ रही है वो क्यों आ रही है। आप उसकी अंडरलाइन काज को ठीक करो। अगर हार्ट फेलियर है उसको ठीक करो, पेंक्रियाटाइटिस है उसको ठीक करो। उसको ठीक करने के बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को जो फ्यूजन है उसको ड्रेन करना है। वो ड्रेन कैसे करेंगे, हम उसकी चेस्ट में चेस्ट ट्यूब डाल देंगे और साथ उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो आपके पास फ्यूजन होती है, इसको आगे उसने फर्दर दो टाइप्स के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए पैरा न्यूमोनिक फ्यूजन क्या होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है, बेसिकली इसके अंदर क्या होगा,
सिंपल आपके लंग्स के अंदर अफ्यूजन होगी। अब आपके पास ये जो पैरा निमोनिक अफ्यूजन होता है, इसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आप लोगों ने प्लीज इसको जो है ना वो याद रखना है। तो पैरा निमोनिक अफ्यूजन आपके पास दो तरह की होती है। वो दो तरह की कौन सी है? एक आपके पास अनकम्प्लिकेटेड होती है और एक कम्प्लिकेटेड होती है। वो अफ्यूजन जिसमें बैक्टीरिया आपको मिले, बैक्टीरियल इन्वेजन मिले, उसको बोलते हैं कम्प्लिकेटेड। और जिसमें आपको बैक्टीरियल इन्वेजन ना मिले, उसको बोलते होते हैं अनकम्प्लिकेटेड। फिर उसके बाद ये जो चेस्ट एक्सरे होता है ना, चेस्ट एक्सरे के ऊपर जो अनकम्प्लिकेटेड फ्यूजन होती है, ये आपको स्मॉल दिखाई देती है। ये आपको फ्री फ्लोटिंग, मतलब ये नहीं होगा कि ये फिक्स है, ये मूव भी कर सकती है, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग। और ये जो कम्प्लिकेटेड होती है, ये लार्ज होगी, ये आपकी लॉकुलेटेड होगी, एक जगह पे फिक्स होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट, आपको प्लूरल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, इन दोनों में क्या होती हैं। तो मैं पहले एक आपको समझाता हूँ कि जो अनकम्प्लिकेटेड होता है उसमें आपको पीएच ग्रेटर देन 7.2 मिलेगी, उसमें आपको ग्लूकोज ग्रेटर देन 60 मिलेगा, उसमें आपको वाइट ब्लड सेल काउंट लेस देन 50,000 मिलेगा, और जो एलडीएच होगा उसका लेवल आपको लेस देन 1000 मिलेगा। ये चार फाइंडिंग आपको अनकम्प्लिकेटेड पैरानमोनिक फ्यूजन में मिलेंगी। और उसके बाद जो आपके पास कम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कम्प्लिकेटेड में बैक्टीरिया होगा, तो बैक्टीरिया जहां भी जाएगा पीएच को कम कर देगा, लेस देन 7.2 होगी, ग्लूकोज कम हो जाएगी, लेस देन 60 होगा, व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन है, ग्रेटर देन 50,000 आ जाएगा, और एलडीएच भी ज्यादा हो जाएगा, ये 1000 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसमें जो है ना वो याद रखना है। और उसके बाद आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनकम्प्लिकेटेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ कम्प्लिकेटेड, आप लोगों ने बताना है कि जो अनकम्प्लिकेटेड है इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते होते हैं, जो कम्प्लिकेटेड होती है इसमें एंटीबायोटिक्स तो देनी है, साथ में आपने उसको ड्रेन करना होता है। तो ये आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपको एक्सोडेटिव और ट्रांसोडेटिव अफ्यूजन का पता होना चाहिए। और वो अफ्यूजन फिर आपके पास आगे फर्दर क्लासिफाई है कि पैरानोमोनिक क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, अनकम्प्लिकेटेड और कम्प्लिकेटेड। एक सिंपल चीज याद रखो, अगर एक अफ्यूजन के अंदर इन्फेक्शन है दिस इज कम्प्लिकेटेड, अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं है दिस इज अनकम्प्लिकेटेड। तो ये आप लोगों ने इसमें जो है ना वो याद रखना होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है कि ये चेस्ट ट्यूब कहाँ पे डालनी है। देखिए चेस्ट ट्यूब की जो लोकेशन होती है ना, वो ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, या तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड, आप लोग क्लेविकुलर लाइन लेते हो, या फिर आप लोगों ने याद रखना है इसमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये डिपेंड करता होता है पेशेंट के स्टेटस के ऊपर। आप लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, वो इन दोनों में कोई भी चीज पिक कर सकता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन, या फिर आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग द मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आपका टॉपिक था अफ्यूजन का। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है विच इज द न्यूमोथोरेक्स। अब सबसे पहले तो भाई इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है। देखो न्यूमो का मतलब होता है एयर, थोरेक्स का मतलब होगा कि जब एयर आपके प्लूरल स्पेस के अंदर एंटर हो जाती है, उससे आपके लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। तो न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस विच कैन काज पल्मोनरी कोलैप्स, के लंग्स के अंदर जो प्लूरल स्पेस होती है वहां पे एयर कलेक्शन होगी, एयर कलेक्शन की वजह से आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर क्वेश्चन ये है कि आपकी प्लूरल स्पेस में एयर कैसे जाएगी। तो उसके लिए आप लोग याद रखें, ट्रोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो सकता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जिसको न्यूमोथोरेक्स होता है ना, आप लोगों ने सिंपल याद रखना है कि अगर आप उसको इमीडिएटली काज को रूल आउट करके ठीक नहीं करोगे, पेशेंट शोक या डेथ के अंदर जा सकता है। और शोक कैसा होगा आप लोगों ने याद रखना है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव शोक होगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको इसमें जो है ना पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं कि जो न्यूमोथोरेक्स है ये कितनी तरह का होता है। तो बेसिकली तो जो आपके पास न्यूमोथोरेक्स है ना, वो दो क्लासिफिकेशन के अंदर होता है। अगर हम इसकी जो है ना वो
टाइप्स देखें, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब क्या है, ये आप लोगों को लास्ट में समझाता हूँ। पहले मैं इसके आप लोगों को क्लासिफिकेशन बता दूं। जो न्यूमोथोरेक्स है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स और एक आपके पास होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है ना, ये आगे फर्दर क्लासीफाई है। एक प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है, एक सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है कि ये वो आपके पास न्यूमोथोरेक्स है जो यंग पेशेंट में होगा, जिसकी बॉडी में अंडरलाइंग कोई डिजीज नहीं होगी, बच्चा यंग होगा, स्मोकर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए या क्लिनिकल क्वेश्चन आए का 20 ईयर ओल्ड यंग मैन comes to your office with diagnosis of pneumothorax, तो वो किस तरह का न्यूमोथोरेक्स होगा? प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। और जो सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी ज्यादा उन लोगों को होता है जिनको सीओपीडी होती है, जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, या जिनको अंडरलाइंग लंग डिजीज होती है। ये आप लोगों ने प्लीज इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अब देखें यहाँ पे उसने लिखा है कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी किन लोगों में होता है? जो टाल होते हैं, थिन होते हैं और यंग होते हैं, और ये अर्ली 20s में होंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। इनमें होता क्या है कि लेट्स सपोज ये आपका जो है ना वो लंग है, यहाँ पे जो प्लूरा है ना, प्लूरा के नीचे एक छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, उन एयर पॉकेट्स को बोलते हैं ब्लेब्स। और वो अंडर दी प्लूरा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब प्लूरल। तो वो जो प्लूरा के नीचे छोटी छोटी एयर पॉकेट्स होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से एयर लीक होके आपके प्लूरा में चली जाती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स किन में होता है? जिनको सीओपीडी होती है, इन्फेक्शन होती है, या फिर आपके पास थोरैकोसेंटिसिस, ये सारी क्लासेस आप लोगों ने यहाँ से जो है ना वो रीड कर लेनी है, जिनकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स होगा। फिर उसके बाद आता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा? इसके अंदर भी एयर जाएगी आपके प्लूरल स्पेस के अंदर, लेकिन फिर हम इसको टेंशन क्यों बोलते हैं? देखें, इसका मतलब ये होता है कि जब डॉक्टर इसको देखते हैं ना, मतलब कि इस किस्म की न्यूमोथोरेक्स को डॉक्टर फौरन अलर्ट हो जाता है, अंडर टेंशन हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं टेंशन। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूमोथोरेक्स होता है ना, अगर किसी बंदे को लेट्स सपोज क्लिनिकली आपके पास आता है, उसको शोक हो रहा है, उसका जेवीपी रेज है, उसकी ब्रेथ साउंड कम हो गई है, तो वो एक तरह से टेंशन न्यूमोथोरेक्स होगा। आपको फौरन देख के अलर्ट होना है, आप अंडर स्ट्रेस आ जाओगे, इसीलिए इसको टेंशन न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है ना, इसके अंदर ट्रैकिया डेविएट हो जाती है। कि लेट्स सपोज अगर ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, प्रॉब्लम पेशेंट को लेफ्ट लंग के अंदर है, तो ट्रैकिया आपकी राइट लंग की तरफ डेविएट हो जाएगी। मतलब ये कि अवे फ्रॉम द अफेक्टेड लंग, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। और जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स के पेशेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। मतलब ये कि उनका हाइपोटेंशन होगी, टेकिकार्डिया होगा, जेवीपी रेज होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये पेशेंट क्लिनिकली कैसे आते हैं? तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपके पास स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के पेशेंट होते हैं ना, वो कैसे आएंगे? उनको चेस्ट पेन होगी, उनको डिस्निया होगा, उसके बाद उनकी ब्रेथ साउंड कम हो जाएंगी, फिर उसके बाद उनकी जो चेस्ट मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी। और जब आप इनको परकशन करोगे, दे आर हाइपर रेजोनेंट टू परकशन, तो चेस्ट पेन होगी, डिस्निया होगा, ब्रेथ साउंड कम होगी, उसके बाद चेस्ट मूवमेंट कम होगी, और हाइपर रेजोनेंट टू परकशन। ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स न्यूमोथोरेक्स जो टेंशन होगा उसके अंदर भी आएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होगा ना, उसमें आपको ट्रैकिया की डेविएशन मिलेगी और हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये दो फाइंडिंग्स डिफरेंट होती हैं टेंशन के अंदर, जो कि स्पॉन्टेनियस में नहीं आएंगी। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना होता है। फिर उसके बाद इसकी आगे चलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उसको साइन सिम्टम देखूंगा। साइन सिम्टम में आप लोगों ने क्या याद रखना है? ये यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन लिखी हुई है ये वाली। तो सबसे पहले आप लोगों ने चेस्ट एक्सरे करना होता है। और हमेशा एक चीज याद रखें, जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है ना, ये क्लिनिकली डायग्नोज होता है। किसी भी बंदे को आप लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजना, वरना उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शोक हो रहा होता है। जो दूसरा होता है
स्पॉन्टेनियस उसमें आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, आप एक्सरे कर सकते हो, आपने जो भी स्टडी करनी है। लेकिन टेंशन न्यूमोथोरेक्स इज ऑलवेज डायग्नोज क्लिनिकली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली भी, पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी, ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो क्या चीज कि जो न्यूमोथोरेक्स स्पॉन्टेनियस है उसके लिए एक्सरे, जो टेंशन है उसकी आपने डायग्नोसिस करनी है क्लिनिकल, ये आप लोगों को पॉइंट पता होने चाहिए। और उसके बाद आगे चलते हैं ट्रीटमेंट। अब देखो आपकी बुक में उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिखी है ना, वो बहुत ही उन्होंने यहाँ पे अजीब किस्म की लिखी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ जैसे वैसे आप लोगों ने कोशिश करनी है याद रखें। जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है ना, अगर एक पेशेंट है उसका न्यूमोथोरेक्स लेस देन 2 सेंटीमीटर, मतलब कि प्रॉब्लम की वजह से था, आप उसको मेडिकली ट्रीट ना करें, आप सिंपल उसको ऑब्जर्व करें और उसको ऑक्सीजन दें। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अगर एक पेशेंट है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स लेस देन 2 सेंटीमीटर था, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड ऑक्सीजन देंगे। देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है स्मॉल स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज हेल्पफुल। आप उसको ऑब्जर्व करो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। और जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स लार्ज होता है, मतलब जो लार्ज होगा, उसको आपने कैसे ठीक करना है, आप उसको नीडल एस्पायरेशन, मतलब कि नीडल डाल के आप उस एयर को बाहर निकाल लो, या आप चेस्ट ट्यूब डाल सकते हो, तो नीडल या चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट आप कर सकते हो। तो ये दोनों किसके लिए हैं, आपके स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के लिए हैं। और जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है ना, दे ऑलवेज ऑलवेज नीड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। उसमें क्या होगा, फौरन से पेशेंट को अर्जेंट नीडल थ्रोकेस्टमी करनी होती है। मतलब ये कि पेशेंट के लंग में आपने फौरन से नीडल डाल के उसको डिकम्प्रेस करना है, उससे एयर बाहर निकालनी है। और वो जो नीडल डालनी है, वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन डालनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने नीडल डाल देनी है, नीडल डालने के बाद आपने इस नीडल को चेस्ट ट्यूब के साथ प्लेस करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नीडल को डालने के बाद आपने फौरन से चेस्ट ट्यूब डालनी है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसकी रीजन ये होती है कि अगर आप ये नहीं डालोगे, तो आप अगर नीडल डालोगे तो हो सकता है कि आउटसाइड दी इन्वायरमेंट एयर अंदर चली जाए। तो उस आउटसाइड दी जो इन्वायरमेंट एयर की एंट्री होती है, उसको रोकने के लिए हम चेस्ट ट्यूब डालते होते हैं। तो ये आपका जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लान्स थे, आपको पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये था कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है। देखिए लेट्स सपोज ये आपके लंग्स हैं, अगर एक पेशेंट है उसको राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स है, और यहाँ से पल्मोनरी आपकी आर्टरी आ रही है, यहाँ से पल्मोनरी वेन जाएगी, और यहाँ पे आपके हार्ट है। जब आपको न्यूमोथोरेक्स होता है तो आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। जब आपके लंग्स कोलैप्स करेंगे तो ये ब्लड आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, ब्लड आपका रुक जाएगा। तो डेट्स वाई हम उसको बोलते होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। और शोक क्यों होगा, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जाएगा, हाइपोटेंशन होगी, बीपी ड्रॉप हो जाएगा, और उसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शोक। तो ये आपको क्लियर है। आपने पूछा था सायरा क्या नाम है आपका। तो ये आपका यार रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का हीमाटोलॉजी का सिस्टम। तो पूरे